अब आइए आगे देखते हैं यहाँ पर कि स्मॉल डी कोहेरेंट सोर्स के बीच का जो सेपरेशन है स्मॉल डी, उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं। और उसको डिटरमाइन करने के लिए हम कई मेथड यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहली मेथड जो कि आप एक्सपेरिमेंटल लैब में जनरली यूज करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ डी के लिए, वो होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट मेथड। और दूसरी मेथड के रूप में आप देखते हैं डेविएशन मेथड। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट मेथड की बात करेंगे और आगे हेडिंग लिख लेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ डी, स्मॉल डी का डिटर्मिनेशन करेंगे। और यहाँ पर यूज करेंगे मेथड फर्स्ट, और ये मेथड फर्स्ट आपकी कहलाएगी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है। जब हम डिस्प्लेसमेंट मेथड की बात करते हैं तो आप लोगों ने लोअर क्लासेज में पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट मेथड में कि अगर दो पिन के बीच में कोई कॉन्वेक्स लेंस रखा जाए और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जितनी है उसके 4 गुने से ज़्यादा दोनों पिन के बीच की दूरी हो, तो लेंस की दो स्थितियों में एक पिन का दूसरी पिन पर इमेज या प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये आपने डिस्प्लेसमेंट मेथड में पढ़ा था। और यहाँ पर भी हम उसी मेथड को यूज करेंगे स्मॉल डी के कैलकुलेशन के लिए। और ये मान लेते हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस, जैसा कि हमने कल दिखाया था थर्ड अपराइट पर कॉन्वेक्स लेंस था, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। यहाँ पर पहली सिचुएशन रहती है आपकी बाईप्रिज्म की। ये सिचुएशन है बाईप्रिज्म की। और बाईप्रिज्म के बाद यहाँ पर जो दूसरी सिचुएशन थी वो है आपकी आई पीस की। ये मान लीजिए कि आपकी आई पीस है। डायग्राम प्लॉट कर लेंगे आप लोग। और ये एक्सिस है। यहाँ पर आपकी आई पोजीशन होगी। ये आपकी आई पीस है और ये यहाँ पर बाईप्रिज्म है। और बाईप्रिज्म के सामने यहाँ पर आपकी स्लिट है, स्लिट सोर्स यस, और जिसकी दो वर्चुअल इमेज S1 और S2 फॉर्म हो रही थी बाई रिफ्रैक्शन। इसके पहले फिगर में आपने देखा था S1 एंड S2। और S1 और S2 से जो लाइट आगे बढ़ रही हैं, इनके बीच में सुपरपोजिशन होने के कारण आपको इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन पर या आई पीस के फील्ड ऑफ व्यू में मिल रहा था। ये सिचुएशन थी आपकी। यहाँ पर अब जो कॉन्वेक्स लेंस रखा गया है तीसरे अपराइट पर, हमने दिखाया था इसके पहले फिगर में कि उस कॉन्वेक्स लेंस की सिचुएशन को आपको सेट करना है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है वो आपका दोनों कोहेरेंट सोर्स है S1 और S2, जिसके बीच की डिस्टेंस D आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। और डिस्प्लेसमेंट मेथड को हम यूज कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट मेथड में ये कहा जाता है कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज पिन के बीच में कोई कॉन्वेक्स लेंस रखते हैं और दोनों पिन के बीच की दूरी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ के 4 गुने से बराबर या उससे ज़्यादा है, तो उस सिचुएशन में लेंस की दो स्थितियों में जो ऑब्जेक्ट पिन की इमेज है वो इमेज पिन पर बनेगी। ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि अगर हम
सिचुएशन इस प्रकार से सेट करते हैं कि आपको फ्रिंजेस दिखाई पड़ रही हैं यहाँ पर। और अब अगर हम एक कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर पहली सिचुएशन मान लेते हैं कि वो बाई प्रिज्म के नज़दीक कहीं यहाँ पर आता है, और लेंस की इस सिचुएशन में, इस लेंस की सिचुएशन को कह दे रहे हैं कि ये L1 है। लेंस की इस सिचुएशन में जो फील्ड ऑफ व्यू है आई पीस का, ये फील्ड ऑफ व्यू आप यहाँ पर कुछ इस प्रकार से फॉर्म कर सकते हैं। इस फील्ड ऑफ व्यू में दोनों स्लिट सोर्स S1 और S2 की इमेज इस प्रकार से फॉर्म होती है। ये S1 और S2 की इमेज हैं, S1 S2 फील्ड ऑफ व्यू में इस प्रकार से दिखाई पड़ेंगी। और ये जब आपकी स्लिट दोनों दिखाई पड़ रही हैं, तो अब जो आपकी आई पीस है उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करके इन दोनों स्लिट की इमेज के बीच का सेपरेशन आप निकालेंगे। और मान लेते हैं कि इस सिचुएशन में जो इमेज के बीच का सेपरेशन है वो D1 आप मेजर करते हैं। इस सिचुएशन में यहाँ पर लेंस से ऑब्जेक्ट मतलब कि जो कोहेरेंट सोर्स है इसके बीच की डिस्टेंस को U मान लें, और आई पीस की फील्ड ऑफ व्यू में ये इमेज आपकी फॉर्म हो रही है। मतलब कि आई पीस की जो पोजीशन है वहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, और इमेज की डिस्टेंस को आप यहाँ पर V लिखते हैं। डायग्राम प्लॉट कर लेंगे आप लोग। मतलब कि इस सिचुएशन में हम एक कॉन्वेक्स लेंस को बाई प्रिज्म और आई पीस के बीच में बाई प्रिज्म के नज़दीक इस प्रकार से सेट करते हैं कि जो दोनों कोहेरेंट सोर्स हैं उनकी इमेज आई पीस के फील्ड ऑफ व्यू में हमको दिखाई पड़ने लगे। पहली सिचुएशन है लेंस को बाई प्रिज्म के नज़दीक रखना है, और इस सिचुएशन में यहाँ पर इमेज सोर्स S1 और S2 की दिखाई पड़ रही हैं, जिनके बीच के सेपरेशन को, बीच की डिस्टेंस को हम आई पीस को हॉरिजॉन्टल प्लेन में, मतलब कि जो आपकी ऑप्टिकल बेंच है उसके परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करके आप मेजर कर सकते हैं। एक बार क्रॉस वायर को आप S1 की इमेज पर सेट करेंगे, वर्टिकल क्रॉस वायर को, और उसकी पोजीशन को नोट करेंगे, और दोबारा S2 की इमेज पर क्रॉस वायर को शिफ्ट करके ले जाएंगे आई पीस को मूव करके, और वो पोजीशन नोट कर लेंगे। और दोनों पोजीशन का जो डिफरेंस आएगा वो दोनों इमेज जो S1 और S2 की इमेज बन रही है उनके बीच का सेपरेशन यहाँ पर मान लेते हैं कि वो D1 आ रहा है। ठीक है, ये पहली सिचुएशन होगी आपकी। आई पीस को आप मूव कर सकते हैं क्योंकि इसके साथ यहाँ पर हमने बताया था कि माइक्रोमीटर स्केल लगा हुआ है, और जहाँ पर आप ऑब्जर्वेशन नोट कर सकते हैं। इसके साथ लगे हुए स्क्रू की सहायता से इसको हम मूव कर सकते हैं। स्क्रू को जब हम सर्कुलर रोटेशन प्रोवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में लीनियर मूवमेंट होता है, यहाँ पर ऑप्टिकल बेंच के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल प्लेन में। यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो थोड़ा सा लिख लेंगे। A convex lens is placed between the biprism and eyepiece in such a position that images of S1 and S2 form in the field of view of the eyepiece, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द आई पीस में ये इमेजेस फॉर्म होती हैं। और यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि जो मेजरिंग डिस्टेंस है, लेट द मेजरिंग
distance between the images of S1 and S2 be D1, यहाँ पर D1 है और जो एक्चुअल डिस्टेंस थी वो D है, मेजरिंग डिस्टेंस D1 मिल रही है। मतलब कि आप एक प्रकार से देखें तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस है और ये यहाँ पर दोनों इमेज जो उसकी फॉर्म हो रही हैं उनके बीच की डिस्टेंस है। तो आप बड़ी आसानी से इस केस में लिख सकते हैं, इन दिस केस आप यहाँ पर लिखेंगे D1/D, मतलब कि इमेज के बीच के सेपरेशन और ऑब्जेक्ट के बीच के सेपरेशन को अगर आप यहाँ पर रेशियो के रूप में लेते हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा, ऊपर आपके इमेज के बीच की सेपरेशन है और नीचे ऑब्जेक्ट के बीच की सेपरेशन, तो ये इक्वल टू आता है डिस्टेंस ऑफ इमेज V/ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट U। इसको इक्वेशन बना लें, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 कह दें। पहली सिचुएशन में ये इक्वेशन आपको मिलेगी डिस्प्लेसमेंट मेथड के अकॉर्डिंग, D1/D इक्वल टू V/U। अब इसके बाद हम लेंस की दूसरी सिचुएशन ऑब्टेन करेंगे और दूसरी सिचुएशन अगर कोहेरेंट सोर्स से आई पीस की डिस्टेंस इतनी है कि वो लेंस की फोकल लेंथ के 4 गुने से ज़्यादा है, मतलब कि यहाँ पर जो कैपिटल D है, दोनों कोहेरेंट सोर्स से आई पीस की डिस्टेंस, आई पीस की पोजीशन पर स्क्रीन लगी हुई थी, वो डिस्टेंस आपकी कैपिटल D थी और कैपिटल D ग्रेटर आर इक्वल टू 4F है, तब हम डिस्प्लेसमेंट मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। और इसीलिए ये कहा जाता है प्रैक्टिकल पर्पज में कि ये प्रिकॉशन रखी जाती है कि जो आई पीस है वो जितनी अधिक दूर सेट हो सके उतनी अधिक दूर रखते हैं, जिससे कि हमें जब डिस्प्लेसमेंट मेथड को परफॉर्म करना हो तो आई पीस की सिचुएशन को बदलना ना पड़े और ऑलरेडी वो लेंस की फोकल लेंथ के 4 गुने के बराबर या उससे ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन कर दे। और इस सिचुएशन में अब देखें कि जब लेंस की पहली सिचुएशन में आपको यहाँ पर इस प्रकार से इमेज मिली, ध्यान रखिएगा कि पहली सिचुएशन में जो इमेज दिखाई पड़ेंगी वो लार्ज होंगी, इन लार्ज व्यू आएगा, मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होगा इस सिचुएशन में और ये इमेजेज बड़ी बड़ी दिखाई पड़ेंगी। अब जब हम लेंस को दूसरी सिचुएशन में ले जाते हैं, दूसरी सिचुएशन अब आएगी आई पीस के नज़दीक। दूसरे डायग्राम में देखें, यहाँ से हम लेंस को हटाते हैं और लेंस को अपनी दूसरी पोजीशन में मान लीजिए कि शिफ्ट करके ले जाते हैं यहाँ पर, और इस सिचुएशन में फिर से आपको फील्ड ऑफ व्यू में इमेज दिखाई पड़ती है और लेंस की ये सिचुएशन है L2। L2 सिचुएशन में जब आता है तो इस सिचुएशन में फिर से यहाँ पर इमेज आपकी बनने लगती हैं फील्ड ऑफ व्यू में, आई पीस के फील्ड ऑफ व्यू में फिर से दोनों कोहेरेंट सोर्स, स्लिट सोर्स जो हैं इनकी इमेज फॉर्म होंगी और अब इस सिचुएशन में जो इमेज बनेंगी वो इमेज छोटी होंगी, कुछ इस प्रकार से इमेज दिखाई पड़ती हैं। और यहाँ पर अब मान लेते हैं कि जो मेजरिंग डिस्टेंस है दोनों के बीच की, ये मेजरिंग डिस्टेंस D2 आती है, S1 और S2 की जो इमेज बन रही हैं लेंस की दूसरी सिचुएशन में। डिस्प्लेसमेंट मेथड के केस में सामान्यतः ये देखा जाता है कि जो लेंस की दूसरी सिचुएशन है वो ठीक उसी प्रकार से होगी कि अगर हम लेंस की सिचुएशन को ना बदलें और आई की सिचुएशन को बदल दें। ध्यान से सुनिएगा बात को कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट मेथड के केस में पहली सिचुएशन में लेंस को ऑब्जेक्ट पिन के नज़दीक रखते हैं और इमेज पिन की दिशा से देखते हैं, जहाँ से देखेंगे वहाँ पर जो पिन होगी उसको इमेज पिन कहा जाता है। और इमेज पिन की सिचुएशन से देखने पर आपको एक पिन की इमेज जो ऑब्जेक्ट पिन की पोजीशन पर है पिन, उसकी इमेज पिन के ऊपर बनेगी। और जैसे मान लीजिए कि ये आपकी ऑब्जेक्ट पिन है
तो जो इमेज पिन है उसके ऊपर इन्वर्स डायरेक्शन में ऐसे उल्टी बनेगी और ये इमेज बड़ी होगी। अगर आप लेंस को दूसरी सिचुएशन में लाकर सेट करते हैं तो उस कंडीशन में फिर से ऑब्जेक्ट पिन की इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट पिन के ऊपर, लेकिन अब की बार वो इमेज छोटी होगी। यहाँ पर इस प्रकार से छोटी बनेगी लेकिन उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनती है। ये सिचुएशन ठीक उसी प्रकार से होगी कि अगर हम लेंस की सिचुएशन को ना बदलें और आई की सिचुएशन को इस साइड में ले जाएं, यहाँ पर आई की सिचुएशन को यहाँ पर कर दें और लेंस जो अपनी पहली सिचुएशन में था वहीं पर बना रहे, तो वो दूसरी सिचुएशन हो जाएगी। क्योंकि इमेज पिन हम उसको कहते हैं जहाँ से हम देखते हैं, ठीक है, जहाँ से देखेंगे वहाँ पर उस दिशा उस साइड में जो पिन है वो आपकी इमेज पिन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आई की पोजीशन को यहाँ पर कर देते हैं तो जो ऑब्जेक्ट पिन थी वो इमेज पिन में कन्वर्ट हो जाएगी और उस सिचुएशन में अब फिर से इमेज पिन पर ऑब्जेक्ट पिन की इमेज दिखाई पड़ेगी, लेकिन अब जो इमेज दिखाई पड़ेगी वो दूसरी सिचुएशन की इमेज होगी और वो इमेज छोटी दिखाई पड़ेगी। तो चाहे आई की पोजीशन को आप बदल दें और चाहे लेंस को शिफ्ट कर दें, L1 पोजीशन से L2 पोजीशन पर लाकर रख दें, एक ही सिचुएशन होती है। और इस कारण से अब जो डिस्टेंसेस थी ऑब्जेक्ट और इमेज की वो इन्वर्ट कर जाती हैं और अब जो ऑब्जेक्ट की इमेज थी उसको V लिख सकते हैं लेंस से और जो इमेज की सिचुएशन मिल रही है उसको U लिख सकते हैं, यहाँ पर आई पीस की डिस्टेंस। और इस सिचुएशन में जो मेजरिंग डिस्टेंस है वो आपकी D2 आ रही है। मान लेते हैं कि जो मेजरिंग डिस्टेंस है S1 और S2 के बीच की वो D2 आ रही है। और इस सिचुएशन में अब जब हम D2/D करेंगे, मतलब कि इमेज के बीच की डिस्टेंस अपान ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस, तो रेशियो फिर से वही मेंटेन होगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा अब U/V, इक्वेशन नंबर 2। तो फिगर को आप फिर से एक बार ड्रा कर लेंगे यहाँ पर लेंस की दूसरी सिचुएशन के साथ और उसके बाद लिखेंगे नाउ मूव द लेंस टुवर्ड्स द आई पीस। Now move the lens towards the eyepiece and bring it to same other position L2. Bring it to same other position L2. So again the images of S1 and S2 are seen clearly in the field of view of the eyepiece. और फिर से आगे लिखेंगे let the measuring distance between the images of S1 and S2 be D2। सेकेंड सिचुएशन में in this case D2/D इक्वल टू U/V आएगा। दो इक्वेशन आपकी मिल चुकी हैं यहाँ पर। अब डिस्प्लेसमेंट मेथड के अकॉर्डिंग पहली इक्वेशन आपने निकाला D1/D इक्वल टू V/U और दूसरी इक्वेशन आपने यहाँ पर निकाला कि D2/D इक्वल टू U/V। इन दोनों इक्वेशन से आप यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we may write
d1/d इक्वल टू आ जाएगा d/d2, और यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी d² इक्वल टू d1/d2, and this will provide you d, distance between the coherent sources, equal to square root d1/d2. Means the distance between coherent sources is equal to the geometrical mean of the measuring distances between the images obtained in two situations or two positions of the convex lens d1 and d2, ज्योमेट्रिकल मीन के बराबर होगा। और इस प्रकार से आप डिस्प्लेसमेंट मेथड को यूज करके बड़ी आसानी के साथ दोनों कोहेरेंट सोर्स के बीच के सेपरेशन को, बीच की डिस्टेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये तो यहाँ पर पहली मेथड होगी। दूसरी मेथड में हम देखते हैं डेविएशन मेथड। स्मॉल एंगल प्रिज्म के द्वारा जो डेविएशन प्रोड्यूस होता है उस मेथड को भी यूज कर सकते हैं, और उसके द्वारा अगर आपको यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं यहाँ पर मेथड सेकंड। और ये आपकी डेविएशन मेथड है। डेविएशन मेथड के केस में आप सिंपली देखेंगे कि जो हमने पहला फिगर बनाया था यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बाई प्रिज्म के केस में, यहाँ पर आपका सोर्स था जिसकी इमेज S1 और S2 के रूप में फॉर्म हो रही थी। ये सोर्स S स्लिट सोर्स था और इसकी इमेज S1 और S2 फॉर्म हो रही थी। यहाँ से लाइट इस प्रकार से आपकी आगे बढ़ रही थी और ये लाइट यहाँ पर सोर्स S से इस डायरेक्शन में चल रही थी। अगर इस लाइट रे को हम आगे बढ़ाएं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये डेविएशन, इसको मान लेते हैं डेल्टा। ठीक उसी प्रकार से लोअर पोर्शन ऑफ प्रिज्म से आप देखें कि जब लाइट को आप आगे बढ़ाएंगे तो इस डायरेक्शन में जाना चाहिए इसको, और यहाँ पर भी डेविएशन डेल्टा है। ये आपकी एक्सिस थी। जो डेविएशन डेल्टा प्रोड्यूस हो रहा है इस सिचुएशन में आपने पहले फिगर में यहाँ पर सोर्स से प्रिज्म की जो डिस्टेंस है इसको आपने y1 लिया था, और ये डिस्टेंस आप ऑप्टिकल बेंच पर मेजर कर सकते हैं कि स्लिट की पोजीशन क्या है और बाई प्रिज्म की पोजीशन क्या है, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम डेविएशन मेथड डेल्टा को यूज करेंगे। स्मॉल एंगल प्रिज्म, यहाँ पर जो प्रिज्म का एंगल है ये स्मॉल एंगल, इसको मान लेते हैं कि ये एंगल अल्फ़ा है। ठीक उसी प्रकार से लोअर हाफ प्रिज्म जो है इसके भी स्मॉल एंगल एक्यूट एंगल को यहाँ पर अल्फ़ा मान सकते हैं। इस सिचुएशन में यहाँ पर देखें कि अगर ये एंगल आपका डेविएशन एंगल डेल्टा है तो ये एंगल भी डेल्टा होगा। यहाँ पर उसी प्रकार से यहाँ पर ये एंगल भी डेल्टा होगा। सोर्स S1 से S2 तक का जो सेपरेशन है वो D लिया गया है। इसका मतलब कि S1 से S या S2 से S के बीच का जो सेपरेशन है यहाँ पर ये आपका D/2 और D/2 के इक्वल होगा, क्योंकि इक्वली डिवाइड कर रहा है। बाई प्रिज्म के दोनों सेक्शन लोअर एंड अपर हाफ सेक्शन सिमिलर हैं, और इस कारण से जो सोर्स की इमेजेज, वर्चुअल इमेजेज S1 और S2 फॉर्म होंगी वो सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पर होंगी, D/2 डिस्टेंस पर। अब यहाँ पर देखें कि अगर आपका प्रिज्म है, स्मॉल एंगल प्रिज्म है, तो स्मॉल एंगल प्रिज्म के द्वारा जो डेविएशन प्रोड्यूस होता है डेल्टा, वो लिखा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म -1 एंड होल मल्टीप्लाइड बाय द प्रिज्म एंगल अल्फ़ा। इस फॉर्म में दिया जाता है डेविएशन। और डेविएशन बाई फिगर, यहाँ पर बाई ज्योमेट्री हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ये मान लेते हैं कि
अल्फ़ा प्रिज्म एंगल है और ये अल्फ़ा हमने बताया था कि 0.5 डिग्री या 30 मिनट के इक्वल होगा। ऑब्ट्यूस एंगल यहाँ पर जो था वो 179 डिग्री था। तो अब यहाँ पर डेविएशन मेथड को यूज करना है तो ज्योमेट्री को यूज करेंगे। और फिगर जो आपने इसके पहले बनाया था उसमें आपने लिखा था कि जो डिस्टेंस d है ये y1 प्लस y2 के बराबर है। और यहाँ पर y1 आपको पता है, वो पता इसलिए है क्योंकि आप जो यहाँ पर ऑप्टिकल बेंच है उस पर सोर्स की पोजीशन और बाई प्रिज्म की पोजीशन को आप मेजर कर सकते हैं और दोनों पोजीशन का जो डिफरेंस होगा वो डिस्टेंस y1 को प्रोवाइड करेगा। ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखें कि जो ये ट्रायंगल बन रहा है, अगर इस पॉइंट को हम यहाँ पर प्रिज्म को आपने ABC कहा था, अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल SAB की बात करते हैं तो ये सिमिलर होगा यहाँ पर ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पर d/2 डिस्टेंस ले रहे हैं, या आप राइट एंगल ट्रायंगल ले लें यहाँ पर S1 और B। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये एंगल है डेल्टा, जो डेविएशन एंगल है डेल्टा, यहाँ पर ये एंगल डेल्टा आपको पता है और इसको आप मेजर कर सकते हैं। इस डेविएशन एंगल डेल्टा के टेंजेंट की अगर बात करें तो टेन डेल्टा आप यहाँ पर लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर S1 होगा और बेस S1B होगा। बेस की जो लेंथ है यहाँ पर y1 के बराबर होगी। तो इस ट्रायंगल से आप लिख सकते हैं टेन डेल्टा इक्वल टू S1 अपान S1B, और S1 की वैल्यू d/2 के इक्वल है और S1B y1 के इक्वल है। तो यहाँ से टेन डेल्टा इक्वल टू मिल गया d/2y1 आ जाएगा। अब देखें कि जो डेविएशन एंगल है, सिंस डेविएशन एंगल डेल्टा इज वेरी स्मॉल, ये स्मॉल एंगल होता है, सो tan डेल्टा नियरली इक्वल टू डेल्टा लिखा जा सकता है। देयरफॉर आप यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल टू d/2y1, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। और स्मॉल एंगल के द्वारा जो स्मॉल एंगल प्रिज्म के द्वारा जो डेविएशन था वो यहाँ पर लिखा गया है, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ से अगर इक्वेशन नंबर 2 से हम डेल्टा की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, डेल्टा की वैल्यू जो d/2y है इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें और यहाँ पर लिखें यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, यहाँ से अब आप वैल्यू निकाल सकते हैं डेल्टा की वैल्यू पुट कर सकते हैं और आप लिख सकते हैं d/2y1 इक्वल टू आ जाएगा μ-1 इंटू अल्फ़ा, और यहाँ से d इक्वल टू आ जाएगा 2 μ-1 अल्फ़ा y1, and this is the formula. Using this formula you can find the distance d between the coherent sources, और ये आपकी सेकंड मेथड होगी यहाँ पर स्मॉल d को डिटरमाइन करने के लिए। इस प्रकार से आपने देखा कि आपने तीनों वैल्यू डिटरमाइन कर ली। हमने यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ की चर्चा की थी, और डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ के केस में आपने फार्मूला यूज किया था फ्रिंज विड्थ बीटा का, और बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D अपान स्मॉल d के अकॉर्डिंग
यहाँ पर आपने लिखा था कि हम इस फार्मूले से लैम्डा को निकाल सकते हैं और लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा आपका बीटा स्मॉल डी अपान कैपिटल डी। बीटा की वैल्यू आपने निकाला यहाँ पर यल अपान एन के अकॉर्डिंग, जहाँ पर यल फील्ड ऑफ व्यू की टोटल लेंथ थी, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, और एन नंबर ऑफ फ्रिंजेस थी, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेज, या आप डार्क फ्रिंज काउंट कर सकते हैं। बाई प्रिज्म के केस में जनरली हम ब्राइट फ्रिंज को काउंट करते हैं। नंबर ऑफ फ्रिंजेज कैपिटल एन थी और फील्ड ऑफ व्यू की जो टोटल लेंथ है ये यल है, मतलब कि यल डिस्टेंस डिस्प्लेस करने पर टोटल एन फ्रिंजेज, ब्राइट फ्रिंजेज अगर क्रॉस ओवर कर जाती हैं फील्ड ऑफ व्यू में, तो यहाँ पर फ्रिंज विड्थ बीटा को यल अपान एन से आपने कैलकुलेट किया था। डी को आपने, कैपिटल डी को डायरेक्टली आपने मेजर कर लिया था। यहाँ पर जो सोर्स और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस थी ऑप्टिकल बेंच पर, ऑन ऑप्टिकल बेंच आपने कैलकुलेट कर लिया था, इसको मेजर कर लिया था। स्लिट की पोजीशन और आईपीस की पोजीशन के बीच का सेपरेशन, और स्मॉल डी आपने यहाँ पर देखा दो मेथड से हम निकाल सकते हैं। स्मॉल डी का मेजरमेंट डिस्प्लेसमेंट मेथड के अकॉर्डिंग आपने d1 d2 स्क्वायर रूट में निकाला, और अगर आपने डेविएशन मेथड की बात की तो d इक्वल टू आपने 2 म्यू माइनस 1 अल्फ़ा y1 के रूप में निकाला। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो तीनों वैल्यू हैं, ये तीनों वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, और जब तीनों वैल्यू कैलकुलेट कर ली तो अब अगर इस फार्मूले में हम इन तीनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि यहाँ पर सोडियम लैंप से निकलने वाली लाइट के लिए वेवलेंथ की वैल्यू थी, जो कि येलो कलर की लाइट है, और जिसकी मीन वेवलेंथ को हमने अगर लैम्डा नॉट लिखें तो 5893 एंगस्ट्रॉम लिखा था, और ये वैल्यू यहाँ से आपको निकालनी है, और इसके लगभग वैल्यू यहाँ से आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट, फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट का यूज करके दिए गए मोनोक्रोमेटिक सोर्स की वेवलेंथ लैम्डा को डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके बाद अब बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट में कुछ और बातें करेंगे, यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन की, जैसे कि सबसे पहली बात करेंगे कि अगर आपको बाई प्रिज्म के केस में सेंट्रल फ्रिंज को लोकेट करना है तो उसका लोकेशन आप कैसे निकालेंगे कि सेंट्रल फ्रिंज कहाँ पर है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है तो उस सिचुएशन में जितनी भी फ्रिंजेज बनेंगी, ब्राइट फ्रिंजेज, सब एक ही कलर में होंगी। अगर आपने सोडियम लैंप यूज किया है तो सभी फ्रिंजेज येलो कलर में दिखाई पड़ेंगी, ब्राइट फ्रिंजेज, और उस सिचुएशन में आप सेंट्रल फ्रिंज को लोकेट नहीं कर सकते हैं कि कौन सी सेंट्रल फ्रिंज है। ठीक है, तो सेंट्रल फ्रिंज को लोकेट करने के लिए सिंपल सा मेथड यूज करते हैं यहाँ पर कि अगर हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स को वाइट लाइट सोर्स के द्वारा रिप्लेस कर दें, जो आपकी सिचुएशन है, फ्रिंज पैटर्न आपका इस प्रकार से बन रहा है यहाँ पर जैसा कि दिखाया जा रहा है फील्ड ऑफ व्यू में, और अगर हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स को वाइट लाइट सोर्स, मतलब कि सोडियम लैंप को मरकरी लैंप के द्वारा हम रिप्लेस कर दें, तो उस सिचुएशन में जो सेंट्रल फ्रिंज होगी वो आपकी वाइट बनेगी, क्योंकि सेंट्रल फ्रिंज की पोजीशन, फिगर जो पहला फिगर था उसमें सेंट्रल पोजीशन सी पर जो फ्रिंज बनेगी वो आपकी वाइट बनेगी, क्योंकि वहाँ पर सभी कलर के लिए पाथ डिफरेंस 0 सेटिस्फाई होगा और सभी कलर के लिए फ्रिंज विड्थ बीटा की भी वैल्यू सेम होती है, और इस कारण से सेंट्रल फ्रिंज आपकी वाइट बनेगी, और उसके दोनों तरफ की बाकी जो ब्राइट फ्रिंजेज हैं वो कलरफुल बनेंगी, कलर्ड फ्रिंजेज बनेंगी। और इस प्रकार से जैसे ही आप मोनोक्रोमेटिक सोर्स को वाइट लाइट सोर्स से रिप्लेस करते हैं, सेंट्रल फ्रिंज आपकी वाइट बन जाती है, और अब आप बड़ी आसानी से अपने क्रॉस वायर में, वर्टिकल क्रॉस वायर को उस सेंट्रल वाइट फ्रिंज की पोजीशन पर सेट करते हैं आई पीस को मूव करके।
आई पीस को मूव करके आपने क्रॉस वायर को, मान लीजिए कि ये आपकी सेंट्रल फ्रिंज है वाइट फ्रिंज, इसकी पोजीशन पर वर्टिकल क्रॉस वायर को रख दिया और इसके बाद पुनः अगर आप पॉलीक्रोमेटिक या वाइट लाइट सोर्स को रिप्लेस करके फिर से मोनोक्रोमेटिक सोर्स वहाँ पर रख देते हैं तो सेंट्रल फ्रिंज अपनी ही पोजीशन पर बनी रहेगी, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में आपने कोई वेरिएशन किया नहीं है। और इस प्रकार से हम सेंट्रल फ्रिंज को लोकेट कर सकते हैं बाईप्रिज्म के एक्सपेरिमेंट में। बाईप्रिज्म के एक्सपेरिमेंट में और भी एक चीज़ हमने बताई कि जो फ्रिंजेज बनती हैं, जो कि यहाँ पर स्ट्रेट फ्रिंजेज दिखाई पड़ती हैं, वास्तव में ये फ्रिंजेज यहाँ पर स्ट्रेट ना होकर हाइपरबोलिक होती हैं। मतलब कि जो फ्रिंजेज बनेंगी उसमें अगर हम सेंट्रल फ्रिंज की बात करें तो सेंट्रल फ्रिंज के दोनों तरफ जो फ्रिंजेज बनती हैं वो कुछ कर्वेचर लिए होती हैं, कुछ इस प्रकार से फॉर्म होती हैं। ये आपकी हाइपरबोलिक फ्रिंजेज बनती हैं। इसी प्रकार से दूसरी साइड में जो कि आई पीस के फील्ड ऑफ व्यू में आपको स्ट्रेट दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि आई पीस का फील्ड ऑफ व्यू बहुत छोटा होता है। तो उस सिचुएशन में ये फ्रिंजेज एक स्मॉल पोर्शन में दिखाई पड़ती हैं। यहाँ पर आप कंसीडर कर लें कि अगर ये आपका फील्ड ऑफ व्यू है तो आप देख रहे हैं कि फील्ड ऑफ व्यू के अंदर जो फ्रिंज का पोर्शन दिखाई पड़ रहा है वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के पैरेलल दिखाई पड़ता है। लेकिन एक्चुअली अगर हम बात करें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, जो यहाँ पर एप्लीकेशन है बाईप्रिज्म का, तो चाहे आप यंग्स एक्सपेरिमेंट की बात करें या बाईप्रिज्म एक्सपेरिमेंट की बात करें, यहाँ पर जो फ्रिंजेज आपकी ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेज मिलती हैं, इनकी जो एक्चुअल शेप है वो हाइपरबोलिक होती है। हाइपरबोलिक फ्रिंजेज फॉर्म होती हैं, ठीक है। लेकिन ये आपको अपीयर होती हैं यहाँ पर स्ट्रेट, जो आपकी स्लिट है उसके पैरेलल रन करती हुई ब्राइट एंड डार्क स्ट्रेट फ्रिंजेज दिखाई पड़ती हैं। और उसका कारण ये है कि जो आई पीस का फील्ड ऑफ व्यू है उसमें इनका कर्वेचर अपीयर नहीं हो पाता, क्योंकि ये कर्वेचर यहाँ पर वेरी एंड वेरी लार्ज होता है। तो ये यहाँ पर टोटल थ्योरी थी आपकी बाईप्रिज्म एक्सपेरिमेंट की। और इसके बाद कुछ और एप्लीकेशन हम बाईप्रिज्म के देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।